हमास के साथ सीज फायर टूट के कगार पर है। दूसरी तरफ नॉर्थ वेस्ट बैंक की तरफ जिस तरह से इजराइल ने अपने हमले तेज किए हैं, टैंक प्लेटून तैनात किया है, उसके बाद मिडिल ईस्ट के हालात खराब होते हुए फिर से दिखाई दे रहे हैं। वहीं हुती ने यमन से इजराइल को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है, जिसके बाद एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में युद्ध के बादल मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलिस्तीनी 620 कैदियों की रिहाई रोककर नेतन्याहू ने दरअसल हमास के साथ सीज फायर को कूड़ेदान में डाल दिया है। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ यानी जेनिन का जो इलाका है, जो ऑक्युपाइड फिलिस्तीन और वेस्ट बैंक का इलाका है, वहां पर दरअसल आईडीएफ ने, इजराइल की सेना ने जिस तरह से ऑपरेशन शुरू किया है, जिसका नाम ऑपरेशन आयरन शील्ड दिया गया है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि हालात और खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ कई मकानों को बुलडोज किया गया है, कई मकानों पर रेड किया गया है। साथ ही 2 दशक के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि अपने टैंक इजराइल ने वेस्ट बैंक की तरफ तैनात कर दिए हैं। आतंकवाद के खिलाफ इस कार्रवाई को भले ही इजराइल अंजाम दे रहा हो, लेकिन इस वक्त इजराइल की इस कार्रवाई से यूएन में भी हड़कंप मचा हुआ है। दूसरी तरफ हुती की चेतावनी सामने आई है कि अगर गजा को और खास तौर पे फिलिस्तीन के लोगों को इजराइल ऑपरेस करता है, परेशान करता है, उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करता है, मानवाधिकार का हनन करता है, तो शांति नहीं लौटेगी, बल्कि पलटवार करने के लिए हुती तैयार है। वो हुती जो सीज फायर के बाद शांत पड़ गया था, उसने फिर से अपने मिसाइल लॉक करने शुरू कर दिए हैं, उसने फिर से अपने ड्रोन जो हैं वो उड़ाने शुरू कर दिए हैं। और न सिर्फ इजराइल को बल्कि हुतियों ने अमेरिका को भी कड़ी चेतावनी जारी की है। इस वक्त के हालात आप देखें तो शांति की विपरीत युद्ध की तरफ लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गजा में अब शांति की उम्मीद बेमानी दिखाई दे रही है। 620 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने से मना करके नेतन्याहू ने दरअसल ये साफ कर दिया कि हमास के साथ ना अगले राउंड की बातचीत होगी और ना ही दरअसल जो सीज फायर एग्जिस्टिंग है वो किसी भी अब सूरत में दिखाई देगी। दूसरी तरफ नॉर्थ वेस्ट बैंक की तरफ देखें तो वहां पर टैंक तैनात कर हमले तेज कर आईडीएफ ने दरअसल ये सिग्नल दे दिया है कि उसकी मंशा क्या है। और हमने लेबनान में भी देखा कि हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की जो अंत्येष्टि हो रही थी, उस वक्त जिस तरह से इजराइल की एयरफोर्स ने वहां पर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, उससे साफ है कि दरअसल इजराइल अब भी जंग को लेकर आमादा दिखाई दे रहा है। हालांकि इजराइल कभी भी 62 कैदी हमास के पास हैं, जिसमें से तकरीबन 2 दर्जन बताए जाते हैं कि जिंदा हैं, लेकिन ये तभी संभव हो पाता जब इजराइल दरअसल नेक्स्ट राउंड सीज फायर के लिए बातचीत करता, जो कि शुरू नहीं हो पाई और उससे पहले ही जो एग्जिस्टिंग दरअसल सीज फायर थी वो डिटेल होती हुई दिखाई दे रही है। रिपोर्ट ये भी बता रहे हैं पिछले 1 महीने के भीतर अगर देखें तो दरअसल यमन की तरफ से अमेरिकी वायुसेना के खिलाफ बड़ा हमला बोला गया और साफ तौर पर देखा जाए तो मिसाइल अटैक किया गया अमेरिकी जो फाइटर जेट है उनके खिलाफ और MQ-9 जो रीपर ड्रोन है उसके खिलाफ, लेकिन कोई बड़ा डैमेज नहीं हुआ। लेकिन अभी जो रणनीतिकार बता रहे हैं, दरअसल इसका जो समूचा खाका एक तरह से निकलकर सामने आया है, उससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि पूरी तरह से यमन जो है वो अपनी तैयारी और प्रिसीजन हमलों को अंजाम देने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। हम जानते हैं कि पिछले 1 साल के भीतर यमन ने तकरीबन 100 से ज़्यादा मिसाइल बड़े हमले किए। 100 से ज़्यादा इस हमले में हम देखें तो पूरा का पूरा जो आपको रेड सी दिखाई देता है, उसमें जो रूट है खास तौर पर हम देखें ट्रेड रूट है, उसको भी उसने डिस्टर्ब किया। उसके खिलाफ अमेरिका और यूके ने बड़ी कार्रवाई करते हुए यमन की ज़मीन पर हवाई हमले भी बोले। उसके बाद भी यमन नहीं रुका। यमन के हमले से इजराइल भी दरअसल घायल हुआ, जब यमन के मिसाइल जो हैं वो दरअसल क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल के हम तमाम इलाकों में देखें गिरते हुए नजर आए। और उसके बाद न सिर्फ स्कूल डैमेज हुआ, लोग मरे, बल्कि पहली बार इजराइल की एयर डिफेंस को यमन ने चैलेंज देते हुए बतला दिया कि हुती के हमले से बच पाना इजराइल के लिए भी संभव नहीं होगा। ये हालात इसलिए भी अब खराब हो रहे हैं कि एक तरफ आप देखें तो हिजबुल्लाह फिर से अपना सर उठाने लगा है, दूसरी तरफ ईरान ने इजराइल को चेतावनी दी है, तीसरी तरफ हमास के साथ भले ही ये सीज फायर खत्म हो रहा हो, हमास की ताकत अभी भी खत्म हो गई है ये कहना बेमानी होगा, क्योंकि जिस तरह से हमास जो है वो अभी भी गजा के एक इलाके में रूल करता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे साफ नजर आ रहा है कि जंग अभी भी इजराइल के लिए बाकी है। लेकिन इजराइल की मंशा क्या है? क्यों दरअसल इजराइल इस सीज फायर को तोड़ना चाहता है? क्यों इजराइल ने सीज फायर को तोड़ा है? क्यों अपने 2 दर्जन लगभग लाइव जो बंधक है उनको वापस नहीं लेना चाहता? इसके पीछे एक बड़ी रणनीति निकलकर सामने आ रही है कि इन बंधकों के बहाने दरअसल इजराइल हमास की जो बची कुची ताकत है उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि हमें याद हो कि ट्रंप ने सत्ता संभालने के ठीक बाद कहा था कि गजा को खाली करेंगे और वहां पर पूरा का पूरा जो समुद्री इलाका है वहां पर हम रिजॉर्ट डेवलप करेंगे, जिसके ठीक बाद हमने देखा था कि यमन के
मुखिया अल हुती ने भी बड़ा बयान जारी किया था और न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका को भी धमकाया था और गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी थी। लेकिन अब जो पूरी प्लानिंग दरअसल इजराइल और अमेरिका में ट्रंप की सरकार दिखाई दे रही है, उसके मद्देनजर हम देखें तो गजा पर पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और गजा पर एक तरह से देखा जाए तो कमर्शियल कंट्रोल करने की कोशिश इजराइल और अमेरिका मिलकर कर सकते हैं। दूसरी तरफ आप देखें तो वेस्ट बैंक की तरफ, जहां से इजराइल को अब चैलेंज किया जा रहा है, जहां से इजराइल पर आतंकी हमले की संभावनाएं प्रबल दिखाई दे रही हैं, वहां पर टैंक रेजिमेंट लगाकर इजराइल कड़ी और बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में दिख रहा है और इसी के मद्देनजर आईडीएफ के हमले यहां दिखाई दे रहे हैं। तकरीबन इस ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक की तरफ देखें तो 40,000 फिलिस्तीनी जो हैं वो रह रहे थे, लेकिन जिस तरह से कैंप खाली हो रहे हैं, ये पूरा का पूरा इलाका जिस तरह से हम देखें डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, उससे एक नया गंभीर और मानवीय संकट भी खड़ा होता हुआ हमें इन इलाकों में दिखाई दे रहा है। और ऐसे में ये अरब वर्ल्ड के लिए भी हम देखें तो किसी खतरे की घंटी से कम नहीं। जिस अरब वर्ल्ड को ऐसा लगता था कि सीज फायर के बाद हालात सामान्य होंगे और इजराइल और गजा का वार खत्म हो जाएगा, हमास के साथ जो सीज फायर है वो नई शांति अरब में लेकर लौटेगी, लेकिन अब ऐसा होता हुआ प्रतीत नहीं होता। जिस तरह का स्टैंड और जिस तरह का यू टर्न नेतन्याहू ने लिया है और जो मंशा ट्रंप ने जाहिर की है, ऐसी स्थिति में हम देखें तो ईरान की तरफ से भी गंभीर चेतावनी इजराइल के खिलाफ सामने आ रही है, जो कह रहा है कि एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस इसका करारा जवाब देगा। एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस का मतलब आप जानते हैं, एक तरफ हिजबुल्लाह और दूसरी तरफ हुती। हमास की ताकत अभी थोड़ी छिड़ हो चुकी है, लेकिन हिजबुल्लाह की ताकत भले ही उसके चीफ नसरुल्लाह के मरने के बाद ये माना जा रहा था कि ठंडा पड़ चुका है, लेकिन रिपोर्ट से भी निकलकर सामने आ रही है कि हिजबुल्लाह लगातार अपने को स्ट्रेंथन कर रहा है और हुती की ताकत जस की तस बरकरार है, जिसके पास ये पावर है कि वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन के जरिए इजराइल को फिर से अटैक करना शुरू कर सकता है। और ये एक बड़ी चुनौती हम देखें तो हुती लगातार पेश करते रहे हैं। आप देखिए तो समूचे ट्रेड रूट को उन्होंने जिस तरह से निशाना बनाया, जिस तरह से अमेरिकी, यूके और नेटो के खास तौर पे शिप्स जो हैं उनको टारगेट किया और एक बार फिर से उनके टारगेट पे इजराइल और अमेरिका आता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हालात लगातार खराब होते हुए मिडिल ईस्ट में दिखाई दे रहे हैं, जिसका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी आने वाले दिनों में देखा जाएगा, तब जबकि ग्लोबल इकोनॉमी को एक बड़ा चैलेंज हम देख रहे हैं। ट्रंप के आने के बाद भी हालात नहीं सुधर रहे और यूएन की अपील जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि ये सीज फायर का ड्रिल होना मानवता के हित में नहीं है, इंसानियत के हित में नहीं है, इजराइल और मिडिल ईस्ट के हित में नहीं है, फिलिस्तीन के हित में नहीं है। लेकिन इस अपील को सुनने वाला कोई नहीं दिखाई दे रहा, चाहे हम ट्रंप की बात करें या फिर नेतन्याहू की बात करें। और ऐसी परिस्थितियों में हमें साफ देख रहे हैं कि इजराइल और गजा का वार एक बार फिर से छिड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और निश्चित तौर पर हमें देखेंगे कि आने वाले दिनों में संभव है कि हिजबुल्लाह भी इस जंग के मैदान में कूद पड़े, क्योंकि हिजबुल्लाह के साथ भी जो सीज फायर की स्थिति है वो लंबे समय तक नहीं रह सकती, क्योंकि हिजबुल्लाह भी साफ तौर पर कहता रहा है कि जब तक हमास के खिलाफ इजराइल की जंग जारी रहेगी तब तक हिजबुल्लाह के हथियार भी ठंडे नहीं पड़ेंगे। यानी पूरी तरह से देखें तो इलाका एक बार फिर से सुलगता हुआ और दहलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, जिस पर हमारी नज़र बनी रहेगी और इसकी हर अपडेट और विश्लेषण से हम आपको आने वाले कार्यक्रमों में भी रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी राकेश रावत को दीजिए इजाज़त।